कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। प्रिय मित्रों, नैतिक भौतिकवाद के भाग 12 में हम भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 के बारे में बताएंगे। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए गए हैं और इसका तात्पर्य ये है कि संविधान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही निर्देश दिए गए हैं कि जनता के संबंध में कुछ भी बनाना हो या कोई विधि बनानी हो तो इन सब चीजों को करने में संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाए एवं इनके अंतर्गत ही कोई कार्य किया जाए। और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तथा भारतीय संविधान भाग 4 में इनका उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान सभा के सलाहकार B.N. राव ने संविधान सभा को सलाह दी थी कि संविधान में 2 प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए। पहले प्रकार के मौलिक अधिकार वो हों जो तुरंत रूप से लागू हो सके और न्यायालय में वे परिवर्तनीय माने जा सके, और दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकार वे हों जो धीरे धीरे सरकार द्वारा लागू किए जा सके। B.N. राव के विचारों को माना तो गया, परंतु जो मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय विचारधाराओं के अंतर्गत आ रहे थे उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया, और जो मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय विचारधाराओं के अंतर्गत नहीं आ रहे थे उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का तात्पर्य यह है कि सरकार को जनता को किन किन प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, इन्हीं संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के दायित्व को दर्शाते हैं। इनको हम मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय में सरकार को चुनौती नहीं दे सकते। सज्जनों, अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के क्या-क्या उद्देश्य हैं के बारे में बताएंगे। पहला, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका तात्पर्य यह है कि जनता के अधिक से अधिक हितों को ध्यान रखना, उनके जीवन के विभिन्न भागों में उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्व इस तरह है। पहला, सरकार को उसके कर्तव्यों के प्रति मार्गदर्शन देना, और दूसरा, जनता को सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करने का तथा जानकारी प्राप्त करने का आधार देना। प्रिय बंधुओं, अनुच्छेद 36 से 51 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन अनुच्छेदों को 3 विचारधाराओं से मिलाकर बनाया गया है। ये 3 विचारधाराएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, गांधीवादी, दूसरा, समाजवादी, और तीसरा, उदारवादी। परंतु IPM मीडिया का मानना है कि सभी नैतिकवाद भी हों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंधित अब हम उन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार है। अनुच्छेद 36 में
राज्य की परिभाषा एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 37, इसमें यह बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए सरकार को दायित्व दिया गया है कि सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करे। अनुच्छेद 39 में संसाधनों का उचित वितरण, जिसका तात्पर्य है कि संसाधनों का संकेंद्रण नहीं हो और सभी लोगों में संसाधनों का उचित मात्रा में वितरण किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के पास ही सारे संसाधन हो और बाकी लोग बिना संसाधन के साथ रहें। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन हो, इसका मतलब स्त्री और पुरुष में सामान्य कार्य का सामान्य वेतन हो। अनुच्छेद 39 अ का प्रावधान 42वें संविधान के संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें बताया गया है कि न्याय समान अवसर के आधार पर दिया जाए। अनुच्छेद 40 में ग्राम स्तर पर पंचायत की स्थापना के संबंध में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कि कुछ विशेष दशाओं और स्थितियों जैसे बीमारी, गरीबी, बुढ़ापा आदि आदि में व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है। अब अनुच्छेद 42 में बताया गया है कि यहाँ पर व्यक्ति काम करे, वहां पर कार्य न्याय संगत होना चाहिए और वहां मानवीय व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि व्यक्ति वहां पर काम कर सके। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी, जिसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को उतनी मजदूरी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए जिससे कि उसकी जिंदगी कट सके, और अगर सरकार काम या मजदूरी नहीं दे पा रही है तो सरकार को कुटीर उद्योगों यानी घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, निर्वाह के लिए दूसरा साधन करना चाहिए। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जिसका तात्पर्य यह है कि सरकार का दायित्व है कि वो सामाजिक कानून यानी अपराध संबंधी कानून जो सबके लिए एक है, सभी धर्मों के लिए एक है, और नागरिक कानून यानी घरेलू मामलों के संबंध में कानून जैसे विवाह, तलाक आदि, ये कानून धर्मों के अनुसार अलग अलग होते हैं। इन सभी कानूनों को समान करने का दायित्व सरकार को दिया जाता है। अनुच्छेद 45 में सरकार को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना है। आईपीएम मीडिया चाहती है करवाना ही नहीं, अनिवार्य होना चाहिए। अनुच्छेद 46 में सरकार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में उनकी शिक्षा, आर्थिक हित, सामाजिक न्याय के विषय में कुछ विशेष प्रावधान या कुछ विशेष प्रबंध और व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 47 के अनुसार सरकार को मद निषेध यानी नशाबंदी का दायित्व दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि सरकार को नशीले पदार्थ जैसे शराब आदि पर प्रतिबंध लगाने का दायित्व है और सरकार पोषाहार और स्वास्थ्य सुविधाओं का उचित प्रबंध करवाए। अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु जैसे गाय, भैंसे आदि संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और सरकार को इनको बढ़ावा देने का दायित्व दिया गया है। अनुच्छेद 48 अ यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बताया गया है। पर्यावरण को बढ़ावा देना और वृक्षारोपण जैसे कार्य को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 49 में सरकार को दायित्व दिया गया है कि वो राष्ट्रीय महत्व के
स्मारक स्थलों का संरक्षण करें, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल। अनुच्छेद 50 के मुताबिक कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रक्षाकरण अर्थात दोनों को अलग अलग कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा, सुरक्षा को बढ़ावा देना। प्रिय सज्जनों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़े कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु इस तरह हैं। कई बार मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराते हैं, इसलिए कुछ भेद और वाद है जो इससे जुड़े हैं। आइए उन्हें देखें। पहला, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मौलिक अधिकारों का दर्जा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ऊपर है और ऐसे में सरकार का मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए और मौलिक अधिकारों को ही प्रधानता और प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरे, 42वें संविधान संशोधन में सरकार ने यह निर्णय लिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का दर्जा मौलिक अधिकारों से ऊपर है और नीति निर्देशक तत्व की पूर्ति के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को दबाया या कम किया जा सकता है। तीसरा, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में न्यायपालिका ने यह निर्णय लिया कि न मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं और न ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का उद्देश्य एक ही है, जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त कराना और दोनों के बीच में संतुलन बनाने की बात कही गई। ये थे हमारे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 भारतीय संविधान भाग 4 तक, जिसके तहत जनता को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिलता है। अब अगले लोकतंत्र के आगे नैतिक भौतिकवाद भाग 13 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताएंगे।